Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read another poem from the book Beehive of Class 9th CBSE. The name of the poem is On Killing a Tree. On Killing a Tree is written by Guy Patel. Guy Patel is an Indian poet. He was born on 18th August 1940. He is a physician as well. अब ये जो पोएम है ये आपको इन्वायरमेंट चूँकि जो नैरेटर है जो आपका पोएट है वो पोएट खुद ही इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काफ़ी ग्रीन एक तरह से ग्रीनरी को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्टिसिपेट किया करते हैं और उसमें काफ़ी वो तो इसलिए जो पोएम लिखा भी गया है उसी के संदर्भ में लिखा गया क्योंकि आपको पता चल जाएगा ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग ए ट्री यानी कि ट्री को जो हम ख़त्म करते हैं बर्बाद करते हैं उसके बारे में ये किया गया है। तो मैंने पहले भी बताया कि जो नैरेटर है यानी कि जो पोएट है वो खुद ही इस तरह के जो जैसे लोग काफ़ी सारे लोग होते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो काम करते हैं तो उसी तरीके से ये पोएट भी इस तरह इसमें लगे हुए इसीलिए इन्होंने ये पोएम लिखा हुआ ऑन किलिंग अ ट्रीज़। ठीक, उसके बाद ये जो पोएम है वो फ्री वर्स में यानी कि इसमें कोई राइमिंग स्कीम वगैरह नहीं है। फ्री वर्स का मतलब जिसमें कि राइमिंग स्कीम नहीं होता। तो आखिर इसमें बताने की क्या कोशिश की गई है कि पहले तो ये समझाने की कोशिश की गई है कि अगर आप ट्री को काटना चाहते हैं तो ट्री ऐसे ही नहीं मरता है। पहले तो आपको ये बताने की कोशिश की कि अगर एक ट्री है तो ट्री को आप ऐसे काट देते हैं तो वो ख़त्म नहीं होता है। वो फिर से जो है अगर आप यहाँ से काट देते हैं तो फिर से ये जो है यहाँ से ग्रो कर जाएगा। और फिर बताने की कोशिश किया है एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोगों पे सार्कज़म के तहत या एक तरह से हम लोगों पे ये कमेंट करने की कोशिश की गई है लोगों पे कि अगर मारना ही है तो आप इस तरीके से भी इसको यानी ख़त्म ही करना है ट्री को तो आप इस तरीके से भी ख़त्म कर सकते हैं। तो वही बात इसमें बताने की कोशिश की गई। चले हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। कहता है कि इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ विल डू इट। It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of the leprous hide, sprouting leaves. अब यह पहले लाइन में कह रहा है कि इट हैज़ टेक यानी इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री यानी बहुत लंबा समय लेता है किसी भी ट्री को ख़त्म करने के लिए कि बर्बाद करने मारने के लिए। नॉट अ सिंपल जैब, पहले जो ये वर्ड यूज़ किया गया है जैब, इसका क्या मतलब होता है सडन रफ ब्लो। यानी कि अगर जैसे कोई आप एक ट्री है इसको एक कुल्हाड़ी से जो है अचानक से एक नाइफ से या कुल्हाड़ी से इसको काटने की कोशिश करते हैं एक बार में तो उसी को हम जैब कहते हैं, सडन रफ ब्लो। तो इसी तरीके से करें नॉट अ सिंपल जैब ऑफ ए नाइफ विल डू इट, यानी एक ट्री जो है इट्स टेक मच टाइम टू किल अ ट्री, बहुत लंबा समय लेता है ट्री को ख़त्म कर किल करने के लिए। सडनली एक सडन जैब जो होता है यानी कि एक कुल्हाड़ी मार देने से ट्री जो है नहीं बर्बाद होगा। क्यों नहीं होगा? इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, यानी कि ये जो डेवलप हुआ है वो क्या किया गया अर्थ को कंज्यूम किया, क्योंकि ट्री तो अर्थ के अंदर में ही होता है यानी कि अर्थ के नीचे में उसका जो है रूट्स वगैरह होता है उसके ऊपर ये ट्री होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इट हैज़ ग्रोन यानी कि ये बढ़ा है, स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट यानी इससे ऊपर बढ़ के निकलता है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट यानी कि जो इसका क्रस्ट होता है अर्थ का उससे जो है ये इसको अपने आप को भोजन खिलाता है। उसके बाद क्या कहता है एब्जॉर्बिंग सनलाइट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट। अब जैसे आप देखते हैं जो ट्री होता है, आप अक्सर देखते हैं जो ट्री होता है जैसा भी ट्री होता है उसको सनलाइट मिलता है इधर से या उधर से, तो कह रहे एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। यानी ये हाइड का मतलब जो स्किन है इसको हम कहते हैं, लेप्रस का मतलब होता है डिस्कलर यानी कि डिस्कलर बाग कह सकते हैं। यानी ये धीरे धीरे के स्प्रॉटिंग लीव्स। और फिर क्या होता है कि उसमें जो जैसे मान लीजिए कि एक तरह से यहाँ पर हमने एक ट्री बना है तो जो ट्री है वो बढ़ता है एयर वाटर लेकर के, और फिर जो मान लीजिए छोटा सा जब ट्री होता है तो ये ग्रीन कलर का होता है, जैसे जैसे बढ़ता है तो इसका जो कलर होता है वो डिफरेंट एक तरह से
डिस्कलर हो जाता है। और फिर मान लीजिए कि इसमें जो ये ब्रांच वगैरह निकलता है तो इसमें जो है लीव्स वगैरह भी निकलना शुरू हो जाता है। तो वही कहने की कोशिश कर रहा है कि विल इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, यानी कि इसके क्रस्ट से इसको भोजन मिलता है। उसके बाद जो ट्री बढ़ता है तो सनलाइट को यानी कि सालों दर साल ईयर्स ऑफ सनलाइट, यानी कि काफ़ी साल तक ये क्या करता है, सनलाइट को लेता है, एयर को लेता है, वाटर को लेता है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट, यानी इसका जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज होता है, डिस्कलर हो जाता है, स्प्रॉटिंग लीव्स। ये इसमें बताने की कोशिश किया है पहले स्टेंजा में। दूसरा कहता है दूसरे में सो हैक एंड चॉप, फिर कहता है सो हैक एंड चॉप, यानी कि जो दूसरा लाइन है उसमें कह रहा है सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, यानी not a much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bogs, which, if unchecked, will expand again to the former size. अब यहाँ पर कहने की कोशिश, हैक का क्या मतलब होता है, कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लो, यानी कि चॉप का मतलब ही काटना, यानी कि अगर कोई यहाँ पर ट्री है तो जैसे हम कुल्हाड़ी से इसको जो काटते हैं तो इसका मतलब उसी को हम हैक भी कहते हैं, चॉप भी कहते हैं। तो इसमें अब कहने की कोशिश क्या किया गया है कि सो द हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू इट, यानी कि ट्री को अगर आप मारना चाहते हैं तो यानी कि चॉप करने से या हैक करने से ये नहीं मरने वाला है, ख़त्म होने वाला नहीं है। नॉट सो मच पेन, अब यहाँ पर पेन ट्री को होता है एक तरह से, इसको एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंपेयर किया गया ह्यूमन बीइंग की तरह, मेटाफर की यूज़ किया गया कि नॉट मच पेन विल डू इट, यानी कि उसको ज़्यादा कष्ट भी नहीं होगा। द ब्लीडिंग बाग, अब ब्लीड क्या होता है, ब्लीड ह्यूमन बीइंग से निकलता है। तो आप देखते हैंगे कि जब ट्री कटता है तो उसके जब ट्री कटता मान ले कर देते, इसके बीच से जो लिक्विड निकलता है जिसको कि हम सैप कहते हैं, और तो वही कहता है कि द ब्लीडिंग बाग, बाग का मतलब ट्री ही होता है, द ब्लीडिंग बाग विल हील, यानी आप अगर इसको अगर काट देते हैं ट्री को तो ये क्या होगा, जो इसका जो ब्लीडिंग बाग होगा वो क्या करे, हील कर दे। हील का मतलब क्या होता है, जब कोई घाव होता है तो भर जाता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विंग्स, ट्विंग्स का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा। तो यानी मान लेते ये ट्री है, इसको आपने यहाँ से काट दिया तो ये यहाँ से फिर क्या होगा, ये जो छोटा ये जो पार्ट है यहाँ से क्या होगा, छोटे छोटे कर्ल करेंगे ग्रीन कलर के ट्विंग्स जो है, यानी कि कट, कभी कभी आप देखते हैं कि ट्री जब कट जाता है ऊपर वाला पार्ट तो यहाँ से क्या होता है, छोटे छोटे जो टहनी होती है निकलना शुरू होते हैं। वही कह रहा है कि विल राइज द कर्ल ग्रीन ट्विंग्स मिनिचर बॉक्स, और फिर क्या होगा, छोटा छोटा जो बॉक्स का मतलब ये ब्रांच होता है वो ब्रांच जो है, मिनिचर का मतलब क्या होता है, मिनिएचर कहते हैं उसको, एकदम स्मॉल लिटिल, तो वो क्या होगा कि बढ़ना शुरू हो गया। विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपेंड, और अगर उसको छोड़ दिया जाए, उसको चेक नहीं किया जाए तो वो क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा, और फिर क्या होगा, फॉर्मर साइज, यानी कि फिर से वो बड़ा ट्री बन जाएगा। तो अक्सर आप देखते होंगे हम खास करके देखते हैं कि जैसे कि लेडी फिंगर जो होता है जिसको हम भिंडी कहते हैं, या जो बनाना ट्री होता है उसमें अक्सर ये तुरंत ही होता है, ये बाकी ट्री में तो टाइम लगता है, लेकिन इन सारे ट्री में क्या होता है, जो हम एक तरह से तो अचानक से काफ़ी उसको काट दिया जाता है और फिर से ये ग्रो होना शुरू करता है। तो अब यहीं पर वो एक तरह से बताने की कोशिश किया गया, सो द हैक एंड चॉप बट दिस वो अलोन वोंट डू इट, यानी कि अगर आप उसको हैक करते चॉप करते हैं तो इस तरीके से ट्री नहीं मरेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, यानी कि उसको जो कष्ट होगा वो भी उससे कुछ नहीं होगा। द ब्लीडिंग वाक विल हील, यानी जो ब्लड निकलेगा इसका, यानी कि जो जिसको कि हम सैप कहते हैं, वो क्या होगा, भर जाएगा। एंड फ्रॉम द क्लोज ग्राउंड विल राइज अ कर्ल ट्विंग्स, और फिर क्या होगा, जहाँ से आप काटेंगे वहीं से छोटा सा नीचे से क्या होगा, फिर से उसमें ट्विंग्स निकलना यानी ब्रांचेस निकलना शुरू होगा, और फिर मिनिएचर बॉक्स यानी कि वो ब्रांच बन जाएगा। अगर उसको चेक नहीं किया, अनचेक किया गया, दैट मीन्स कि अगर उसको फिर से नहीं काटा गया तो क्या होगा, अपने फॉर्मल साइज में एक ट्री की तरह फिर से वो डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ बताने की कोशिश किया गया है कि कैसे ट्री जो है को मारना आसान नहीं है, किल करना आसान नहीं है। अब फिर नेक्स्ट लाइन में कहता है कि हाँ आप उसको कर सकते, नो, अगर आपको मारना है तो एक तरह से हम लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, यानी कि एक तरह से सार्कज़म कहते हैं ना, कि अगर आपको मारना ही है तो आप इस तरीके से उसको मार सकते हैं। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, अगर आपको मारना है तो उसको क्या कीजिए, उसका रूट को ही पुल्ड आउट कर लीजिए।
आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। अब ये एंकरिंग अर्थ क्या कहता है, द ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ, यानी कि जब ऐसे कोई ट्री लगा होता है तो ये जो ऐसे ऐसे करके रूट्स वगैरह बना होता है इस तरह से ज़मीन के अंदर, ये जो जो अर्थ होता है ना, जिसको ये रूट को जो कवर करके रखते हैं, इसी को हम एंकरिंग अर्थ कहते हैं, कि बीच वाला जो पार्ट होता है। उसके बाद कहते हैं इट इज़ टू बी रोप्ड, यानी कि इसमें रस्सी लगा करके, टाइड यानी कि लगा करके खोना, एंड पुल्ड आउट, यानी अगर आपको अर्थ ट्री को मारना है तो क्या करना है, उसको पुल्ड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, यानी उसको खींच करके बाहर निकालना पड़ेगा। तो इससे एंकरिंग अर्थ से उसमें रस्सी लगा करके आप उसको खींच करके बाहर निकले। पुल्ड आउट, स्नैप्ड यानी कि पुल्ड आउट और स्नैप आउट का मतलब भी एक ही होता है ना, कि आप उसको इस तरीके से खींच करके बाहर निकालिए, ठीक। उसके बाद कहता है नेक्स्ट स्टेंजा में, और पुल्ड आउट इंटायरली, यानी इस तरीके से नहीं होता तो आप पूरी तरीके से उसको बाहर खींच लीजिए। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, यानी कि जो अर्थ केव है उससे, यानी अर्थ केव क्या होता है, जिस अर्थ के केव मतलब होल होता है, यानी कि मान लीजिए जैसे ये अर्थ के, या मान लीजिए ये पूरा अर्थ है, इसके बीच में जो लगा हुआ, तो ये जो केव है इससे कह रहा है। तो आउट और पुल्ड आउट इंटायरली आउट ऑफ द अर्थ केव एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और फिर क्या होगा, जो ताकत है, ये जो इसकी स्ट्रेंथ है ट्री का, वो क्या होगा, एक्सपोज हो जाएगा। द सोर्स वाइट एंड द वेट, और जो फिर क्या है, इसके नीचे का जो रूट्स होता है वो जो वाइट कलर का होता है और वेट कलर का गीला होता है। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, जो कि काफ़ी सेंसिटिव होता है, छुपा हुआ होता है, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, वो जो छुपा हुआ होता है अर्थ के अंदर में, अब उसको बाहर निकाल लीजिए तो ट्री जो है सो ख़त्म हो जाएगा। तो आप देखते होंगे कि कभी अगर आपने ट्री कटते हुए देखा होगा तो देखते होंगे कि जो ट्री होता है इसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, रूट्स होता है, वो गीला कलर का होता है, वाइट होता है। जैसे ऊपर वाला जो ब्रांच होता है वो तो सूखा हुआ होता है, इसीलिए वो आपको लेप्रस हाइट, यानी कि हाइट बन जाता है, कि डिसकलर बन जाता है। लेकिन ये अंदर जो होता है वो वाइट कलर का किसी किसी का रहता है, किसी का ग्रे भी रहता है, लेकिन काफ़ी गीला होता है, तो उसी को कह रहा है। और काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए कट भी जाता है तुरंत, इसलिए कहते हैं द मोस्ट सेंसिटिव एंड द हिडन, जो कि छुपा हुआ होता है किसमें, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, अर्थ के नीचे में। तो अब हमको बता रहा है कि अगर आप ट्री को ख़त्म करना है तो क्या करना है कि जो उसके रूट्स है उसको पुल्ड आउट कर लीजिए। कहाँ से, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ से, यानी कि जो अर्थ को, जो उसको पकड़ करके रखा हुआ, उससे आप बाहर निकालिए। इट रोप्ड, यानी कि उसमें रस्सी लगा करके खींच लीजिए। टाइड, उसको बाहर कर लीजिए। पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर हो सकता है तो इंटायरली आप पूरा उसको खींच लीजिए आउट ऑफ द अर्थ केव, यानी अर्थ केव से। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और फिर क्या होगा, जो उसकी ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड द सोर्स एंड द वाइट, और जो उसका अंदर वाला वाइट और वेट होता है, वो जो सेंसिटिव है, वो भी अर्थ के अंदर वो बाहर निकल जाएगा। और जब इस तरीके से निकल जाएगा तो फिर क्या होगा, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, यहाँ पर स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग का मतलब होता है डाइंग अप द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, यानी जब आप उसको खींच करके बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, स्कॉर्चिंग और चॉकिंग हो जाएगी, कि वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। किस में, इन द सन एंड द एयर, यानी कि सन में और एयर में। ब्राउनिंग, उसका कलर क्या ब्राउन कलर का होने लगेगा। हार्डनिंग होने लगेगा, काफ़ी हार्डनिंग। ट्विस्टिंग मतलब ट्विस्ट होने लगेगा। एंड विदरिंग, विदरिंग का क्या मतलब होता है कि विदरिंग का मतलब है कि फेडअप होना या फिर कमज़ोर होना, यानी कि एक्सट्रीमली क्रिटिकल हो जाना उसको। एंड देन इट इज़ डन, और फिर उस तरीके से आप ट्री जो है मर जाएगा। तो यानी इस तरीके से आप ट्री को है मार सकते हैं। तो एक तरह से हमारा मजाक भी उड़ाया गया है लोगों पर, एक तरह से सेंसिटाइज किया गया है लोगों को, ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर ट्री को मारना है तो आप ऐसे इस तरीके से मारना। तो ट्री को कभी कोई मारता नहीं, काटता है तो ये बता रहा है कि जो उसका ब्लड होता है, यानी कि कंपेयर किया गया है कि जो उसका ब्लड होता है वो ब्लीडिंग कह रहा है, यानी ह्यूमन बीइंग के ब्लड के साथ कंपेयर किया गया। तो ये अल्टीमेटली हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ट्री को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और उसी में ये चीज़ हमें बताने की कोशिश की गई है। तो इस तरीके से ये पोएम जो है ख़त्म होता है। अब इसमें देखते हैं, तो पहले मैंने बताया कि इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये पोएम आपको फ्री वर्स में लिखा गया है। क्योंकि अगर हम पहले से ही देखते हैं तो राइमिंग स्कीम का क्या मतलब, जो लास्ट का आपका जो वर्ड होता है उसमें राइमिंग साउंड होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ट्री है, नाइफ है, ग्रोन है, अर्थ है, फीडिंग है, एब्जॉर्बिंग है,
और वाटर है, हाइड है, लीव्स है, यानी किसी का किसी से मैच नहीं हो रहा है, तो ये राइमिंग स्कीम नहीं है इसमें, तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो हम पोएटिक डिवाइस इसमें देखते हैं वो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं कि इंजाबमेंट है। इसमें इंजाबमेंट क्या होता है, जब एक ही लाइन यानी कि जो दूसरे जब एक ही सेंटेंस दूसरे लाइन में या तीसरे लाइन में कंटिन्यू हो जाता है तो उसको हम इंजाबमेंट कहते हैं। जैसे देखिए कहता है कि इट इज़ द, यहाँ पर जब उसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होता, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ। ठीक, अब इसमें देखिए ऊपर वाले में पंक्चुएशन मार्क है लेकिन यहाँ पर विल डू इट, यानी कि ये सिंपल जैब ऑफ नाइफ जो है इस चीज़ को नहीं करेगा, तो ये एक आपका इंजॉयमेंट हो गया। अगर ये यहाँ पर विल डू इट यहाँ पर हो जाता और यहाँ फुल स्टॉप हो जाता, कॉमा हो जाता, तो ये इंजॉयमेंट नहीं होता। फिर देखिए इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, यानी इट हैज़ ग्रोन, ये लाइन फिर से यहाँ पर आकर के बढ़ गया, तो ये भी इंजॉयमेंट है। इसी तरीके से फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, तो ये आपको इसमें हमको देखने को मिलता है कि काफ़ी सारा इंजॉयमेंट यूज़ किया गया। जैसे देखिए एन आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्रॉटिंग लीव्स, और ये यहाँ पर इंजॉय, तो ये हमको पूरे पोएम में आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी सारा इंजॉयमेंट यूज़ किया गया है। यहाँ फिर से देखिए ऊपर वाले में कि सो हैक एंड चॉप विल बट दिस अलोन वोंट डू इट, यानी ये जो हैक है और चॉप है ये इस काम को नहीं, तो अगेन यहाँ से इंजॉयमेंट, तो इस पूरे पोएम में इंजॉयमेंट का यूज़ आप फिर से देखिए, द ब्लीडिंग बाक विल हील एंड द क्लॉक एंड द क्लोज फ्रॉम द ग्राउंड, यानी फिर से देखिए विल कर्ल द ट्विंग्स, यानी फिर से यहाँ पर इंजॉयमेंट का यूज़ किया गया। तो सारे स्टेंजा में लगता है हमको इंजॉयमेंट का यूज़ किया गया। नो, अब यहाँ पर देखिए नो द अर्थ रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया। उसके बाद देखिए इसी में आगे देखते हैं, हाँ अब यहाँ देखिए कि एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज एंड द सोर्स, यानी ट्री यहाँ पर द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रीज ऑफ एक्सपोज एंड द सोर्स, फिर से यहाँ यूज़ किया गया। यहाँ पर देखिए द हिडन फॉर ईयर्स ऑफ द अर्थ, जो छुपा हुआ इतने दिन से, तो यानी सारे स्टेंजा में जो है इंजॉयमेंट का यूज़ किया गया। दूसरा हमें एक चीज़ देखने को मिला जो हम देखे वो एलिट्रेशन था। अब एक तरह से हमने ये भी बताया था कि इसमें मेटाफर भी यूज़ किया गया है। मेटाफर क्या यूज़ किया गया है, जो आपको एक जगह हमने कहा था कि ब्लीडिंग बाक, अब यहाँ पर कहीं यूज़ था ब्लीडिंग बाक। अब ब्लीड किसका होता है, मेटाफर क्या होता है, जब किसी चीज़ का कंपेयर इनडायरेक्टली हम करते हैं, तो ब्लीडिंग होता है ह्यूमन बीइंग में और ट्री में तो होता नहीं। तो एक तरह से जिस तरीके से, और पेन जो होता है वो किस में होता है, ह्यूमन बीइंग में, ट्री में तो होता नहीं। तो यहीं पर ये मेटाफर यूज़ किया गया है कि ब्लीडिंग बाक विल हील, और यहीं ये इसको अगर हम हटा दें ब्लीडिंग बाक को, तो एक और चीज़ यहाँ पर यूज़ किया गया है, वो तो हो गया मेटाफर। एलिट्रेशन, यानी एलिट्रेशन क्या होता है, जब एक ही जब बार बार कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है क्लोज वर्ड या इस तरह के, जैसे देखिए यहाँ पर बी या बी, ये दो जो कॉन्सोनेंट वर्ड है वो रिपीट किया गया है बॉब वॉ का, तो इसको हम कहते हैं एलिट्रेशंस। ये हम पिछले वाले काफ़ी सारे पोएम में बताते जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में इसका एलिट्रेशंस का इसका मीनिंग नहीं होता, बस आपको हम चूज़ करके दे रहे हैं। और हमने यहाँ कहा कि हमेशा कि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसको हम बाद में एक बार पोएट्री डिवाइस आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ जो है हमारा ये पोएम ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल दैट टाइम हैव अ गुड डे।